हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं नाज़मा खान ब्लॉग्स। और जैसे कि मैं हर दिन एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होती हूँ, तो आज आई हूँ मैं बुक लेकर, द मिरेकल मॉर्निंग की समरी। तो इस बुक को मैंने पढ़ा और इससे मैंने क्या सीखा और मैंने क्या जाना इससे, तो ये सब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस द मिरेकल मॉर्निंग के राइटर हैं हेल एलरोड। तो पहले तो हम बात करते हैं अपने ऑथर की, अपने राइटर की, इस बुक के, कि उनको बुक लिखने की प्रेरणा कैसे आई और इस बुक लिखने से पहले उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो भाई राइटर है हेल एलरॉड। उनका ये कहना है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। शुरू शुरू में मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मैं एक कामयाब इंसान था। और वो एक कामयाब इंसान थे यानी कि उनके पास अच्छी गर्लफ्रेंड थी, उनके पास एक अच्छी मंथली इनकम थी, अच्छी जॉब थी उनके पास। वो सब कुछ था उनके पास जो एक इंसान में होना चाहिए, जिसे हम कामयाब इंसान बोलते हैं। उनके पास अपनी फैमिली थी। अच्छा, वो सोचते थे यार मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो कह रहे हैं एलरोड कि आप कह सकते हैं कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड था। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उस रात मेरी दुनिया का अंत हो जाएगा। मतलब कहना चाहते हैं लेखक कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी एक रात में पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ऐसा ही होता है, कभी कभी हम सोचते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं यार दुनिया के हम सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हैं, पर हमें नहीं मालूम होता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है, जो कि हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। तो साहब रात के 11:32 बज रहे थे और उनकी गाड़ी चल रही थी 70 मील प्रति घंटा की गति से हाईवे पर, हाईवे 99 पर। तो वो कहीं से अपना भाषण देकर आ रहे थे, कहीं अपना व्याख्यान देकर आ रहे थे। तो बस गाड़ी चला रहे थे खुशी खुशी। मतलब उनका बहुत सक्सेसफुल वो प्रोग्राम था, खुशी खुशी चला रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड भी थक कर पूरी पीछे सो चुकी थी और वो अपने आप गाड़ी चला रहे थे और अच्छी सी धुन म्यूज़िक चल रही थी गाड़ी में। चलते चलते 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी गाड़ी। तो चलते चलते उन्हें एकदम एहसास हुआ कि यार मुझे माँ को कॉल करना चाहिए। और उन्होंने उनकी माँ और मतलब पेरेंट्स को कॉल करने से पहले सोचा कि सो गए होंगे मम्मी पापा, तो उन्होंने वो कॉल नहीं किया। जबकि जो बात आपके दिल में है वो कर लेना चाहिए फ़ौरन। क्या पता अगला पल आपको मिले ना मिले अपने माँ बाप से बात करने का। इसलिए तो उन्होंने नहीं किया। खैर कि मैं कल कर लूँगा, जब वो सोकर उठेंगे तब मैं उनको अपनी खुशी बता दूँगा। इतने में ही एक सामने से ट्रक आ रहा था, ट्रोला, वो तेज़ रफ्तार में चला हुआ। उसकी जो हेडलाइट्स सफ़ेद वो उनकी आंखों में पड़ी और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो सीधे से उनके टकरा गया आकर। फिर उनका जो एक्सीडेंट था वो बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट था कि उनकी पूरी आँख वगैरह सब चली गई। उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आँख के पास। ये था, बड़े खुश थे वो, गाना गाते हुए आ रहे थे। नींद का तो कहीं से कहीं तक उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लिखते हैं नई सफ़ेद फोर्ड मस्टैंग में 70 मील की रफ्तार से जा रहा था और अपने जीवन का सबसे बेहतर भाषण दिए केवल 2 ही घंटे हुए थे। लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया और मैं प्रसन्न था। दरअसल मैं किसी भी श्रोता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता था, पर मेरी दोस्त गहरी नींद में थी। मैंने सोचा कि मॉम डैड को कॉल करें, पर रात हो गई थी। शायद वो सो चुके होंगे, यही सोचा ना उन्होंने। मुझे ये नहीं पता था कि वे क्षण माता पिता या फिर किसी और से कुछ समय तक बात करने का अंतिम अवसर हो सकता है। एक अकल्पनीय यथार्थ, मतलब उस सच्चाई की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वो यथार्थ उनके साथ गुजरा। उनको कुछ नहीं, मुझे याद नहीं मैं एक बड़े शेवरले ट्रक की हेडलाइट को अपनी ओर आते देखा या नहीं। मतलब उन्होंने कुछ नहीं, याद ही नहीं रहा। बस उनको तो एक जो वो संगीत सुन रहे थे उसकी धुनें
हमारे दृष्टा से भरे नृत्य को संगीत देने। मतलब वो धुनें उनके दिमाग में चल रही थी जो वो सुन रहे थे उस लास्ट पीरियड में। तो मेरी कार का पिछला हिस्सा मेरी दाईं ओर की लेन में जा घुसा। मेरी ओर का दरवाज़ा पीछे से आने वाली कार के लिए अचूक निशाने की जगह बन गया। एक सेडान कार के दरवाजे से टकराई, जिसे एक 16 वर्षीय किशोर चला रहा था। दो दो लोग उनकी कार में घुस गए। दरवाज़ा मेरे शरीर के बाईं ओर जा घुसा। धातु की छत का ढांचा मेरे सिर से टकरा और मेरी खोपड़ी को खोलते हुए मेरे बाएं कान को लगभग चीर दिया। मेरी बाईं आंख के कोटर की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूटी कि पुतली को सहारा देने के लिए कुछ नहीं बचा। बाईं बाजू टूट गई। बाजू के अगले हिस्से में रेडियल नर्व पर चोट आई और कोहनी बुरी तरह टूट गई। उनकी ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर ने बाइसेप के पीछे की चमड़ी को भेद दिया। मतलब उनकी इतनी बुरी दशा हो गई इस एक्सीडेंट में। मेरी पेल्विस 3 अलग जगह से टूटी। आखिर में मेरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा जांग से बाहर आ गया और मेरी स्लेक्स में छेद कर दिया। तो वह कितना खतरनाक एक्सीडेंट था। चारों ओर खून ही खून था। मेरा पूरा शरीर तहस नहस हो चुका था। मेरा दिमाग स्थायी रूप से क्षत विक्षत हो चुका था। उस शारीरिक पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण शरीर के ने साथ छोड़ दिया और रक्तचाप घट गया और सब कुछ अंधेरे में गिरता चला गया और मैं कोमा में जा चुका था। अब बताइए, राइटर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और जो लेखक हैं वो कोमा में चले गए। और कोई होता तो शायद मर भी सकता था, लेकिन बायलक किस्मत उनका साथ दिया, नसीब ने उनका साथ दिया और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी और वो कुछ करने के लिए ज़िंदगी में आए थे, मतलब दुनिया में आए थे। वो कुछ करे बिना दुनिया से नहीं जा सकते थे, इसलिए उनको दोबारा जीवन मिला। तो लेखक कहते हैं आप केवल जीते हैं 2 बार। इसके बाद जो भी हुआ वह भी कुछ कमाल नहीं था। कई लोग इसे चमत्कार का नाम भी देते हैं, तो मैं खुद चमत्कार बोल रही हूँ। आपातकाल बचाव दल आ गया और अग्निशमन उनके तो बहुत जल्दी आपातकाल में वो सारे कर्मचारी आ गए, बचाव दल आ गए। यहाँ तो मरने ही देते रोड पे ही। अगर हमारा इंडिया होता तो इंसान रोड पे ही तड़पता हुआ मर जाता, लेकिन उसको मदद नहीं मिलती। ये अमेरिका था, बाहर के लोग थे, बाहर का देश था, इसलिए मदद फ़ौरन मिल गई उन्हें और वो बच निकले। तो अग्निशमन कर्मचारियों ने किसी तरह धातु काट कर मेरे शरीर को बाहर निकाला। जब वे ऐसा कर रहे थे तो मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया। सांसें थम गई। मैं क्लिनिकली मर चुका था। ठीक है, सुन लो आप। पैरामेडिक्स ने झट से मुझे बचाव हेलीकॉप्टर पर सवार किया और मेरी जान बचाने के अभियान में जुट गए। 6 मिनट बाद वे सफल हो गए। मेरा दिल दोबारा काम करने लगा। मैं साफ ऑक्सीजन में सांस ले रहा था। शुक्र है जान बच गई थी। जान बचे सो लाखों पाए। मतलब एक जान ही इतनी कीमती होती है। बाकी दुनिया की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाए, आपके पास ज़मीन जायदाद पैसा कौड़ी दौलत, आपके पास कुछ भी ना बचे, लेकिन आपकी अगर जान सलामत बच गई तो आप वो सब कुछ दोबारा पालोगे। लेकिन उसके लिए आपके पास हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, कुछ करने की इच्छा होना चाहिए। आपको वापस उसी मकाम पे आने के लिए इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहे हैं मैं 6 दिन कोमा में रहा और जब उठा तो पता चला शायद कभी चल नहीं सकूंगा। सोचिए आप क्या उनकी दिमागी हालत रही होगी। अस्पताल में रोग मुक्ति और बहाली के साथ चुनौती से भरे सप्ताह के बाद मैंने नए सिरे से चलना सीखा। मुझे मेरे माता पिता की देखरेख में असली दुनिया में भेज दिया गया। 11 टूटी हुई हड्डियों, दिमाग की स्थायी क्षति और एक्स गर्लफ्रेंड, उसने अस्पताल में ही संबंध तोड़ दिया था, के साथ सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मुझे पता था कि ये सब बदल चुका था, पर यकीन करें ये सब बेहतरी के लिए ही था। अब राइटर की आप सोच देखिए, जो हम जैसे लोग होते हैं ना, जो जिनके साथ बुरा भी हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये बुरा भी हमारे लिए कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। तो अपने आप को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए हमें ये सब सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। चाहे हमारी एक्स छोड़ गई हो हमें, या कोई भी व्यक्ति जो हमारा बहुत करीबी रिश्ता हो वो हमें छोड़कर चला गया हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार जो हुआ कुछ इसमें अच्छा ही होगा, इसलिए छोड़ गया, कोई बात नहीं। हालांकि अपनी असलियत से दो चार होना आसान नहीं था।
उस समय ये विचार मन में आता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लाजिम है ये विचार का आना, हर इंसान के आता है ये विचार कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मेरे साथ तो कई बार मतलब मैं सोचती थी यार मुझे ही क्यों मिला। मैं तो इतनी तस्बीह घुमाती थी, मैं तो इतनी दीनदार थी, मैं तो नमाज़ी थी, मैं तो अल्लाह से इतना मांगती थी, फिर मुझे ही दुख क्यों, मुझे ही क्यों मिला ये सब, मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा अपनी लाइफ में, मेरे साथ ही क्यों, औरों के लिए क्यों नहीं। तो ये सवाल तो कौंधता है दिमाग में, ये सवाल आता है, कई बार आता है आपको बताने जताने। आगे बढ़ते हैं। उस समय यही विचार मन में आता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने की जिम्मेदारी उठानी थी। घटनाओं और चीज़ों की शिकायत करने के बजाय मैंने उसी रूप में स्वीकार करना आरंभ कर दिया जैसी वे थी। मैंने सोचना भी छोड़ दिया कि काश मेरा जीवन अलग होता, मेरे पास जो था उस पर ही 100% ध्यान केंद्रित करने लगा। मैंने अपना पूरा जीवन अपनी संभावना की पूर्ति, सपनों को साकार करने में लगा दिया, ताकि ये जान सकूं कि इस तरह दूसरों को सशक्त कैसे बना सकते हैं। कितना पॉजिटिव सोचा होगा लेखक ने, जब इतनी 11 हड्डियाँ टूटी हुई हैं, कितना बड़ा एक्सीडेंट से उबरने की कोशिश कर रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, कोई रिश्ता उसके पास बचा नहीं सिर्फ सिवाय उसके पेरेंट्स के। वो लकी था कि उसके पास उसके पेरेंट्स कम से कम थे। तो अंग्रेज़ों के पेरेंट्स कैसे होते हैं आप जान ही सकते हैं कि वो लोग वहाँ एक रिवाज है कि बच्चा 15-16 साल का हुआ तो वो अपना उनको अलग कर देते हैं कि अपना कमाओ, अपना बनो, कुछ करो। तो फिर भी लेकिन एक रिलेशन ही है, तो साथ तो हर इंसान देता है। तो फिर जो लेखक के आगे की देखिए आप मेंटालिटी क्या बनती। मेरे पास जो भी था उसके लिए आभार प्रकट करने का चुनाव किया। उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिए कि मेरी इतनी हड्डियाँ टूट गई, मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, अब तो मेरे को पड़ा रहना पूरी ज़िंदगी, खाना है तुम कमाओ और मुझे खिलाओ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं था लेखक के पास। तो सॉरी, उसके लिए आभार प्रकट करने का चुनाव किया, मतलब शुक्रगुजारी करने का, ग्रेटिट्यूड करने का चुनाव किया, और वे सब रचने की जिम्मेदारी ली जिसे मैं अपने जीवन में चाहता था। कुल मिलाकर ये संभावित जोखिम से भरी कार दुर्घटना मेरे लिए जीवन ही बेहतर ही रही। मैं अपने विश्वास पर डटा रहा कि जो होता है भलाई के लिए होता है, परंतु ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम चुनौतियों, घटनाओं और जीवन की परिस्थितियों के लिए सबसे सशक्त कारण चुने। मैंने विजयी भाव से वापसी के लिए अपनी दुर्घटना को ईंधन के रूप में चुना। तो आप मतलब अपनी किसी भी घटना को ईंधन के रूप में चुन सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको आप उसी के द्वारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपको लोग छोड़ गए, कोई बात नहीं, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, इतना मजबूत बना लीजिए कि लोग वापस आपसे रिश्ता जोड़ना चाहें। तो 2000 इस वर्ष का आरंभ अस्पताल के बिस्तर पर हुआ। मैं बुरी तरह टूटा हुआ था पर पराजित नहीं था। हड्डियों से टूटे हुए थे, शरीर शारीरिक टूटे हुए थे, लेकिन दिमागी टूटे हुए नहीं थे। तो दिमाग उनका पूरी तरह से सही था, दिमाग पराजित नहीं हुआ था। अंत बहुत अलग रहा, कार नहीं रही, अल्पकालीन स्मृति भंग का शिकार हुआ क्योंकि उनकी दिमागी चोट आई थी तो उनको कुछ याद भी नहीं रहता था। मेरे पास घर में बैठकर अपने हाल पर तरस खाने के 100 बहाने थे। मैं कूटको में अपनी सेल्स की पोजीशन पर वापस आ गया। मेरे करियर के लिए पिछला साल बेहतरीन था और मैं 8,000 सक्रिय सेल्स प्रतिनिधियों वाली कंपनी में 6ठे नंबर पर था। हालांकि अब मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय सदमे से उबर रहा था। 2001 इस दौरान मैंने अपने अनुभव से कुछ अमूल्य पाठ सीखे। इस समय अपने संघर्ष को प्रेरणा और दूसरों के लिए सशक्तिकरण में बदलने का समय था। मैंने हाई स्कूल और कॉलेजों में अपनी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। छात्रों और फैकल्टी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और मैं युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अभियान पर निकल पड़ा। 2002 मेरे मित्र जॉन बर्गाफ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे अपनी दुर्घटना के बारे में एक पुस्तक लिखनी चाहिए। जो ही मैंने आरंभ किया वहाँ काम वही रोक दिया। मैं कोई लेखक नहीं, हाई स्कूल में निबंध लिखना ही एक किसी चुनौती से कम नहीं था। किताब लिखना तो बड़ी दूर की बात थी।
रही। हालांकि लंबे अरसे तक कंप्यूटर को गूंजने के बाद धीरे धीरे बात बनी। ये पुस्तक कार्ड्स के रूप में थी। हालांकि ये जब पूरी हुई तो 2 साल तक कुटको की टॉप 10 सूची में बनी रही। तो इनकी ये पुस्तक जो है टॉप 10 में रही 4 साल तक, 2 साल तक, सॉरी। 2004 मैंने प्रबंधन में हाथ आजमाने के लिए सैक्रामेंटो कुटको ऑफिस में सेल्स प्रबंधन का पद ले लिया। हमारी टीम वार्षिक रिकॉर्ड में बनाने में सफल रही। मतलब वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैंने फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2005 में एक कुटको कॉन्फ्रेंस में श्रोता के रूप में बैठते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी अपनी संभावना को पूरा नहीं किया। आउच। कुछ पुरस्कार मिले और सेल्स रिकॉर्ड के लिए 2 लोगों को अपने सामने रोलेक्स का उपहार मिलते देखा तो लगा कि शायद मैं अपने काम के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध नहीं था। कम से कम पूरा 1 साल तो नहीं था। अगर मैं अपनी पूरी संभावना दिखाए बिना कंपनी छोड़ी तो अपने साथ जी नहीं सकूंगा। मुझे 1 साल और देना था और अभी अपने आप को समय देना था। 2005 वर्ष को देर से प्रारंभ करने के बावजूद मैं अपनी सेल्स को लगभग दुगना कर दिखाया। मतलब एक चाहत जागृत हुई इनके दिल में कि जब उनको घड़ी मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं, मैंने क्यों अच्छा करके नहीं दिखाया। तो उन्होंने 2005 में वो सब आधे साल से शुरू किया लेकिन कर दिखाया। फिर लाइफ में 2006 में बिजनेस कोच बन गए वो, तो सलाहकार बन गए, वित्तीय सलाहकार और कोच बने। सबको सलाह देते थे। 26 वर्ष की आयु में कोच बनने की संभावना ना के बराबर थी, पर फिर भी मैंने इसे अपनाया। सोचो कितनी छोटी उम्र थी उनकी। उनमें बदलाव आते गए लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद बड़े बड़े सेमिनारों में हिस्सा लेते थे। 2008 में जीवन में बहुत सुधार आया। अब मैं आपको लेकिन वही चीज़ सुनाऊंगी जो कि मैंने अंडरलाइन की हुई है। ये तो मैंने बता दिया आपको लेखक की कहानी कि उसके साथ क्या हुआ था। अब मैं सिर्फ अंडरलाइन जो मैंने की है वो सुनाऊंगी आपको, ताकि आपको सिर्फ वही बातें पहुंची जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अब भी कोई लेखक नहीं हूँ, पर अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। जैसा कि मेरे अच्छे दोस्त रोम कियो फल्चर हमेशा कहते हैं, जब आप समर्पित होते हैं तो कोई ना कोई राह अवश्य निकल आती है। 2012 में जो पुस्तक आपके हाथों में है, इसे तैयार करने में पूरे 3 वर्ष लगे। द मिरेकल मॉर्निंग अंततः प्रकाशित हुई। ये देखते ही देखते अमेजन बेस्ट सेलर सूची में पहले नंबर पर आ गई और मैं हैरान रह गया। और इसके प्रकाशन के पहले ही वर्ष में इसने हिसाब सब पा लिया। तब तक इसके 500 से अधिक रिव्यू आ चुके हैं और 5 में से औसतन 4.7 स्टार मिले हैं। इससे भी अहम बात यह कि ये घरेलू मॉम से लेकर CEO तक सभी के लिए एक जैसा असर रखती है। द मिरेकल मॉर्निंग लोगों को जीवन में कोई भी सचमुच हर क्षेत्र में सुधार लाने की योग्यता देती है। मैं बता रही हूँ आपको, जब ये मैंने अभी पिछले महीने जब ये बुक पढ़ी, अक्टूबर चल रहा है, सितंबर में मैंने ये बुक पढ़ी है पूरी। 1 महीना मैंने इसी को दिया और उस महीने मेरे पास कोई काम ज़्यादा था नहीं खास और मैं बोर हो रही थी बहुत लाइफ से कि यार करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने सोचा यार एक बुक पढ़ी जाए, चलिए बहुत दिन हो गए बुक पढ़ी जाए। तो भी इस बुक को संभाला, तो इसको बुक को पढ़ती भी रही और इसमें से जो मेन मुद्दे थे, मेन पॉइंट्स थे, वो मैं अपनी डायरी में लिखती भी रही। तो इसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातों से मतलब अवगत कराया, निखारा, मेरी शख्सियत में 4 चांद लगाए, मैं कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। तो जीवन को आगे की ओर ले चलें, ऐसा सब कुछ है इसमें। अब मैं आपको वही सुनाती हूँ जो कि इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा। वैसे तो पूरी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको जो मुझे बहुत पसंद आई वो लाइन्स वो सुनाऊंगी। एक कोट लेते हैं। जीवन बहुत छोटा है, अक्सर सुनने के कारण रटा रटाया लगने लगा है, परंतु इस बार ये सच है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अप्रसन्न और औसत स्तर के हो। ये न केवल निरर्थक बल्कि पीड़ादायक भी है। सेथ गोडिन ने बोला है, अगर आप रात को संतोषजनक मनोदशा में बिस्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको पूरे संकल्प के साथ सुबह बिस्तर से उठना होगा। जॉर्ज लॉरिमर। अब जो मैंने अंडरलाइन की वो मैं सुनाती हूँ।
एक छोटा सा उदाहरण दिया है लेखक ने कि ऐसा क्यों है, जबकि किसी शिशु का जन्म होता है तो हम उसे जीवन का चमत्कार कहते हैं, परंतु फिर स्वयं ही अपने ही जीवन के लिए औसत और साधारण स्तर को चुन लेते हैं। हम बीच राह में उस चमत्कार को कहाँ छोड़ देते हैं जिसे हम जी रहे हैं। सॉरी। जब आपका जन्म हुआ तो सबने आश्वासन दिया था कि आप बड़े होकर कुछ भी मनचाहा कर सकेंगे या पा लेंगे, छोटे में बोलते थे ना। अब जब आप बड़े हो गए हैं तो अब क्या आप बड़े होने के बाद भी अपना मनचाहा कर रहे हैं, पा रहे हैं, या सब बन पा रहे हैं जो आप बनना चाहते थे, या कहीं बीच राह में आपने अपने कुछ भी और सब कुछ को नए सिरे से परिभाषित करते हुए अपनी चाह से कम पर ही संतुष्ट होने का निर्णय ले लिया। यही तो करते हैं लोग, जो मिलता है बस उसी में संतुष्ट। ठीक है, बहुत है यही। आपका क्या हाल है? क्या आप अपनी संभावना का विस्तार करते हुए अपने लिए सफलता के वे स्तर तय कर पा रहे हैं जो आप जीवन के हर स्तर में वास्तव में पाना चाहते थे? आपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। आप अपनी क्षमता से कम में ही संतुष्ट हैं और उसे ही जांच ले जाते हैं। एक नौ जुम्बा। रुको, तुम्हें बता जा। सॉरी। तो ये तो है राइटर की बातें। तो अपने लिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबसे पहली बात यही रखी है कि अपने लिए लेवल 10 जीवन तैयार करना। आप सबसे बड़ा लाभ ये ही ले सकते हैं कि आप अपने सपनों का जीवन जिएं। आप अपने सपनों का जीवन जिएं। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने सपनों से सजा जीवन नहीं जी पाते, और अब तो ये बात कहने में घिसी पिटी लगने लगी है। अधिकतर लोग एक साधारण स्तर के जीवन के लिए घुटने टेक देते हैं। वे चुपचाप वे स्वीकार कर लेते हैं जो उन्हें जीवन से मिलता है। जीवन के किसी एक क्षेत्र में सफल होने वाला भी दूसरे क्षेत्रों में सामान्य स्तर को ही सच मान लेते हैं, जैसे उनकी सेहत या संबंध। जैसा कि बेस्ट सेलिंग लेखक सेथ गोगिन ने कहा, क्या औसत और साधारण के बीच कोई अंतर है? बहुत अधिक नहीं। प्रसन्नता, सेहत, धन, आज़ादी, सफलता, प्रेम, क्या वास्तव में ये सब पा सकते हैं? तो मैं आगे जो मैंने अंडरलाइन की बस वही सुना रही हूँ आपको। बस आपको लेवल 10 आदमी बनने के लिए प्रतिदिन एक समर्पित व्यक्ति की तरह जीना होगा, जो जीवन के हर क्षेत्र में लेवल 10 की सफलता को बनाने, आकर्षित करने और उसे पाने, बनाए रखने के योग्य हो। ये पुस्तक 3 अनिवार्य तर्क देती है। आप भी ये जीवन में साधारण सेहत, धन, प्रसन्नता, प्रेम और सफलता पाने के उतने ही अधिकारी, सक्षम व योग्य हैं जितने इस धरती पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, जो न केवल आपको आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए मायने रखता है, बल्कि आपके परिवार, मित्रों, सहकर्मियों, बच्चों, समुदाय और आपके जीवन को छूने वाले किसी भी व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से भी जुड़ा है, और आप इसी सच के अनुसार जीने लगते हैं। यदि आप स्वयं को जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता और अधिकार से कमतर होने से रोकना चाहते हैं और मनचाही निजी, पेशेवर और वित्तीय सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको आपके प्रतिदिन वैसा व्यक्ति बनने के लिए समय देना होगा जो लगातार मनचाही सफलता के स्तरों को आकर्षित करने, पाने और उसे बनाए रखने के योग्य हो। आप प्रतिदिन कैसे उठते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या क्या है, ये बातें आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के स्तर को नाटकीय रूप से प्रभावित करती है। पूरी तरह से केंद्रित, उत्पादक और सफल सुबह अनिवार्य रूप से एक सफल जीवन बनाती हैं। सुन रहे हैं आप लोग? और मध्यम स्तर की सुबह अकेंद्रित, अनुत्पादक जीवन की गुणवत्ता को भी वैसे ही कर देती है। अगर आप सुबह उठने की आदत बदल दें तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। ये इतनी गति से होगा कि आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी।
तो ये है उनका टॉपिक अगला कि आप कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठने वाला मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं तो रातों को जागने वाला उल्लू हूँ। मेरे पास दिन में पर्याप्त समय नहीं होता, वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। लोग यही एक्सक्यूजेस देते हैं ना अक्सर, मेरी नींद पूरी। द मिरेकल मॉर्निंग सभी के जीवन शैली के लिए कारगर साबित प्रमाणित हुई है। ये आपके अनुसार कारगर बनने के लिए आपकी मदद करेगी। अध्याय 8 अपनी जीवन शैली के अनुरूप मिरेकल मॉर्निंग को व्यक्तिगत रूप दें और अपने बड़े लक्ष्य व सपने साकार कर लें। आप इस किताब के आरंभ में उनकी सफलता के कुछ हिस्से पढ़ सकते हो और आप इसके गहरे परिणाम देखेंगे। आप इसके लिए वास्तविक जीवन से जुड़े परिणाम देख सकते हैं। जैसा मेरा जीवन इतनी तेजी से बदल रहा है कि मैं कदम ताल नहीं कर पा रहा, मेरा काम सही तरह से नहीं चल रहा था, पर मिरेकल मॉर्निंग के बाद मैं हैरान रह गया कि केवल प्रतिदिन अपने काम करने से ही मैं सब कुछ बदलने में सफल रहा। और मैं आज मिरेकल मॉर्निंग के साथ 79 दिन से हूँ, इसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ। मैं पहली बार कुछ ऐसा पाया जो कई सप्ताह से मेरे साथ है। 10 माह पहले मिरेकल मॉर्निंग आरंभ करने के बाद मेरी आय दुगनी हो गई और मेरी सेहत भी कमाल है। मैंने मिरेकल मॉर्निंग के बल पर 25 पाउंड घटा लिया, मतलब वजन भी घटा लिया है, आय में वृद्धि भी हुई है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ना, अधिक अनुशासन, तनाव में कमी और वजन घटना आदि ये सब मिले। तो भाई मिरेकल मॉर्निंग वाकई मिरेकल है। तो मिरेकल आप भी लाइफ में अपने लाएं, करके देखें, आजमाएं इन सब चीज़ों को, अपने जीवन में इनको उतारें और चमत्कार देखें। मैंने जो मेरे लिए लिखा है वो अभी मैं सुनाऊंगी आपको, तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में द मिरेकल मॉर्निंग के साथ। तो मैंने 52 मील की अल्ट्रा मैराथन पूरी करते हुए अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का परिचय दिया और ये सब 12 माह से भी कम समय में पूरा हुआ। आपको भी अपने लिए ऐसे ही कुछ राज मिलेंगे जो आपकी सफलता को लगभग सुनिश्चित कर देंगे। द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यास करता बार बार इस भाव की तुलना अपने बचपन से करते हैं। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर सुनिए आप ध्यान से। बचपन से जब वो सोकर उठते हैं तो उन्हें ऐसा ही महसूस होता है जैसे वे बचपन में क्रिसमस की सुबह उठने पर अनुभव करते थे, कि ठीक वैसा ही अच्छा लगता है चाहे आप क्रिसमस न मनाते हो। पर आप उस समय को याद करें जब आप बहुत उत्साहित होकर उठते थे, जैसे आपके स्कूल का पहला दिन, आपके जन्मदिन या कहीं बाहर घूमने जाने वाला दिन। ज़रा सोचें कि हर दिन ऐसी शुरुआत करना कितना अच्छा होगा। तो मैं सोचती हूँ कि यार ईद पे हम लोग कैसे उठा करते थे, कल ईद है, मेहंदी लगा लो, जल्दी उठना है, तैयार होना है, नहाना धोना, फिर तैयार होकर जाना है ईदगाह पर। तो इसी तरह से हर दिन अपने आप को ईद की तरह मनाएं, हर दिन अपने आप को इतना ही उत्साहित महसूस करें, उत्साह के साथ उठें। आप हर रोज़ अधिक ऊर्जा के साथ जागेंगे और आपके पास पूरे दिन की रणनीति बनाने के लिए अधिकतम संभावना होगी। आपका तनाव घटेगा, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए स्पष्टता हासिल करेंगे, अपने सीमित विश्वासों से उभरेंगे, आपकी सेहत में सुधार होगा, वजन कम होगा और आपकी शारीरिक छवि में निखार आएगा। उत्पादकता में सुधार और उच्च प्राथमिकताओं पर सटीक केंद्र बनाए रखने की योग्यता में निखार, अधिक आभार, कम चिंता का अनुभव होगा, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और मौद्रिक लाभों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को जीने लगेंगे। आप जीवन में वह सब पाने के लिए तैयार होंगे जिसे पाने के लिए आप वास्तव में अधिकारी हैं और आप अपने सपनों से सजे असाधारण जीवन के विजन के साथ दाम्पत्य स्थापित कर सकेंगे। जल्दी कैसे उठ सकते हैं? फिर सुबह जल्दी उठने और सफल होने के बीच के अकाट्य संबंध का लाभ लेते हुए आप देखेंगे कि आपके दिन के बिताए हुए कुछ प्रारंभिक घंटे आपकी पूरी क्षमता को सामने लाते हुए मनचाही सफलता के स्तर रच सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठने का तरीका बदलते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बदल देते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग का आरंभ निराशा से हुआ जन्म। निराशा को भारी बदलावों की कच्ची सामग्री कह सकते हैं। जो लोग सब कुछ पीछे छोड़ सकते हैं जिस पर उन्होंने कभी विश्वास किया था, वे ही बचने की उम्मीद कर सकते हैं। विलियम एस ब्रोक्स, ये उनका क्वाट। जीवन में गहरे बदलाव लाने के लिए आपको निराशा या आशा किसी एक की आवश्यकता होगी। जीवन में अगर बदलाव लाना है तो आपको किसी एक की आवश्यकता होगी,
या तो आप निराशा या फिर आशा। तो एक उम्मीद ही आपको बदल सकती है, एंथनी रॉबिन्स ने बोला है। तो ये तो है द मिरेकल मॉर्निंग, और इसको आप ज़रूर पढ़ें। इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला ये मैं बता देती हूँ आपको। ये तो हो गई बुक की बात। अब इससे मैंने क्या सीखा मैं आपको पूरा इसका निचोड़ बता देती हूँ, ठीक है। द मिरेकल मॉर्निंग। द मिरेकल मॉर्निंग हमें सिखाती है इसके एक दो कोट्स मैं आपको सुना देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा। अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। यदि आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा, यानी कि हॉस्पिटल को देना पड़ेगा फिर वही समय। आज ये लिखा है रॉबिन शर्मा ने। आसान काम नहीं, सही काम करें। अगर आप अपना जीवन कुछ अलग तरह से जीना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करने को तैयार होना होगा। अगर आप अपना जीवन कुछ अलग तरह से जीना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करने को तैयार होना होगा। तो मैंने लिखा 14 सितंबर 2025, मैंने 16 सितंबर में पढ़ी मैंने ये बुक, जिसमें मुझ में जो परिवर्तन आ रहे थे द मिरेकल मॉर्निंग पढ़ने से, मैं उन्हें देखकर हैरान थी। मैं कभी 4 बजे सुबह तो कभी 5 बजे सुबह उठने लगी हूँ। मैं सबको माफ़ करने वाली, सबसे प्यार करने वाली बन गई हूँ। मैं हर दिन मेडिटेशन अफर्मेशंस करती हूँ, हर दिन कुछ लिखती हूँ, हर दिन किताब पढ़ती हूँ। मैं पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुकी हूँ। मैं सफलता की तरफ अग्रसर हूँ। मुझे हर रात सोने से पहले सुबह का इंतज़ार होता है। मैं हर सुबह का इंतज़ार ऐसे करती हूँ जैसे सुबह ईद हो, मैं भी बताया था। मैं हर दिन एक्सरसाइज करती हूँ और 10,000 कदम चलती हूँ। धन्यवाद। तो लेखक को शुक्रिया बोलती हूँ ये सब करने के लिए। इसके बाद मैंने लिखा एक नई सुबह। द मिरेकल मॉर्निंग मैंने सितंबर 2025 में पढ़ी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक मैं अपना बताना चाहूँगी जो मेरा गुजरा हुआ कल है, बीता हुआ कल है, और जब मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने की उम्मीद जगाई, ठानी, कुछ बदलाव लाया जी ज़िंदगी में, सोचा कि यार कुछ बदलाव ज़रूरी है, तब उसे बोला मैंने एक नई सुबह। ये है मेरी खुद की ज़िंदगी की एक स्टोरी। जो मैं लिखती हूँ वो शब्द मेरे सच्चे होते हैं। मैं हमेशा अपनी कलम में झूठ शामिल नहीं करती, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बात से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को बुरा लगेगा या भला लगेगा, या किसी का उसमें राज उजागर होगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे लिखना होता है मैं वो लिखती हूँ। ये मेरी कलम की सच्चाई है। मैं इसमें कभी भी झूठ शामिल नहीं करती, और मैंने ना ही कभी झूठ शामिल किया। तो मैं लिखती हूँ ये मेरी स्टोरी है, नई सुबह। ये बात सन 2022 की है, जब मैं परेशानी के उस दौर से गुजर रही थी। मेरी ज़िंदगी में टेंशन्स भरे पड़े थे। मेरी और हस्बैंड की काफ़ी लड़ाई रहती थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। हस्बैंड वाइफ में तू मैं चल रही थी बहुत। जैसे ये हस्बैंड की आदत में आ चुका था, मतलब उनको लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बात पर मुझसे झगड़ना, वो पकड़ना, ये सब था। छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया करते थे वो, ये यूँ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और शक करना उनकी एक पुरानी आदत थी। मैं सहन कर करके दिमागी तौर पर बहुत बिखर चुकी थी। मार के घाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन मगर जो जहनी चोट हमें लगती है उसे उसकी कोई दवा नहीं होती, उसकी कोई दवा नहीं कर सकता। उस दर्द को बयां भी नहीं किया जा सकता। मेरे हस्बैंड मुझसे लड़कर ही जाते थे। जब वो अपने गांव जाते उस दिन भी यही हुआ। मैंने उस बार कुछ ज़्यादा दिल पे ले लिया और बहुत रोई। तो मेरे दिल से चीखें निकल रही थी, मगर आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी। मैं ऐसी हालत में थी कि उनकी शिकायत
किसी से भी नहीं कर सकती थी। जो जुल्म वो मुझ पे करते थे, वो जुल्म मैं उसको यूँ कहूँगी कि जब आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, जब आपको किसी को मारते हैं, हाथ उठाते हैं, आप किसी को बुरा कहते हैं, आप किसी को ताना देते हैं जो कि वो सीधे उसके दिल पे लगता है, या फिर आप उसके लिए उस पर हाथ उठाते हैं, तो जब आप उसको मेंटली पूरा तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, जबकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा, आपने उसको जो हालात में लाकर खड़ा किया उसके लिए आपको कोई ब्लेम भी नहीं दे रहा है कि आपकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं बस खुद पे वर्क करती हूँ, और हमेशा से मेरी लाइफ ऐसी रही, मैं खुद में सुधार की हमेशा से कोशिश करती हूँ कि किस तरह से मैं इन हालात को सुधार सकूँ, किस तरह से मैं आगे जीवन में बढ़ सकूँ। तो दूसरे बच्चों की तरफ ख्याल जाता ज़्यादा होता, तो बस बात मतलब ज़्यादा हमारी लड़ाई अगर झगड़ा होता तो फिर वो तलाक तक नौबत उसकी आ ही जाती थी। तो तलाक की धमकी मिलना एक हमारे दोनों के रिश्तों में एक आम बात थी। वो मुझे हमेशा तलाक की धमकी दिया करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके जाने के बाद उस रात जब बच्चे भी सो गए थे, मेरी नींद खुली और मुझ ऐसा लगा कि मैं चीख मार कर रोऊं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, और मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मैं दर्द से अपने आप को लड़ रही थी उन हालात से। तो उसमें मेरे को एकदम ऐसा लगा, मैं सोकर उठी और मैंने चीख मारी और मुझको ऐसा लगा मैं बहुत तेज़ रोऊं। खुद को संभाला जैसे तैसे और उठकर टेबल पर जा बैठी। जैसे कि मेरी एक फेवरेट जगह है, मेरे टेबल और मेरी चेयर, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और अपना डायरी और पेन संभाल लेती हूँ। तो उस रात भी मैंने यही किया, डायरी उठाई और सोचा लिख दूँ। तो वो सारे ज़ख्म जो मुझे 2001 से आज तक मिले लिखना शुरू किया। हकीकत बयान कर रही हूँ आज मैं अपनी ज़िंदगी की, चाहे किसी को बुरा लगे या उससे किसी के ऊपर क्या गुजरे, या किसी को लगे कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो लिखती हूँ मैं लिखती हूँ, और मैं क्या बोल रही हूँ ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको सुनने के बाद किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने लिखना शुरू किया। रात के बज रहे थे उस टाइम 2 या 3, बच्चे सो चुके थे। जो याद आता गया मैं वो लिखती गई। जैसे याद आते आते वो पल लिखते लिखते, जैसे जैसे मुझे याद आते वो पल लिखती गई। हमेशा जब हम स्ट्रेस में होते हैं, उन हालात में होते हैं, हमें क्या होता है, निगेटिव फीलिंग्स रहती है बहुत ज़्यादा। तो निगेटिव बातें याद आती जाती हैं, उसने सताया, उसने रुलाया, उसने मारा, उसने टॉर्चर किया। हमें हमेशा दूसरों की गलतियाँ याद आती रहती हैं उस टाइम पे। तो मैं लिखती गई और जो मेरे आंसू थे वो डायरी के उन पन्नों पे टप टप गिरने लगे। मैं हमेशा लिखने से पहले सोचती थी मेरे बच्चे मेरी डायरी पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक ऐसी डायरी बच्चों के लिए लिख कर जाऊँगी जिससे कि मेरे बच्चे आने वाली जो चोट है, ठोकर है, उनको ना मिले, और वो सतर्क हो जाएं और वो बच जाएं लोगों की उन बातों से जो उन्हें आगे उनको पहले ही उनको अलर्ट कर दें मेरी बातें। तो ये ख्याल मेरा एक सिर्फ ख्याल था। तभी मुझे ये ख्याल आया, तू ये जो पास्ट की बातें लिख रही है, तुझे लिखते वक्त कितना दुख हो रहा है, तू रो रही है। जब एक दिन तेरे बच्चे इस डायरी को पढ़ेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। सोचा तो ये था कि अब और नहीं जीना, सब लिख कर अपनी ज़िंदगी को तमाम कर लूँगी, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। कुछ दुख, कुछ परेशानियाँ हमें कुछ बनाने भी आती हैं। जब आप दुख सहते सहते, अपने हालात से लड़ते लड़ते एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, इस हालात में आ जाते हैं कि यार बहुत हुआ, गले तक भर गया, अब गला भर गया यार, यहाँ तक आ गया पानी, अब तो डूबना ही पड़ेगा, मतलब मरना ही पड़ेगा। एक इंसान को जो भी मेरी कंडीशन में होगा या जो भी किसी परेशानी में होगा, उसको ऐसा लगता है कि यार अब मरना ही इसका एक हल है। वो यही सोचता है कि मर कर ही सारी जिंदगियों की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं हम। तो मेरे भी उस टाइम यही ख्याल आया। लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। कुछ दुख, कुछ परेशानियां हमें कुछ बनाने भी आते हैं। कुछ दुख और कुछ परेशानियां हमको कुछ बनाने आती हैं। ऊपर वाला उन्हें ही आजमाता है जो ताकत रखता हो उसे झेलने की।
उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि तू मर चुकी है। मैंने अपने आप को उसी वक्त मान लिया कि मैं मर चुकी हूँ, यानी कि मैंने अपनी आत्महत्या कर ली उस वक्त, उस रात। डेट भी लिखी हुई है, वो डायरी भी मेरे पास आज भी मौजूद है जब मैं वो डायरी लिख रही थी, और मेरे आंसू भी उस वक्त के गवाह हैं जबकि मैं वो लिख रही थी, उस डायरी को भिगोए हुए हैं, उस पन्ने को। तो मेरे ये ख्याल आया कि तू मर चुकी है, आज से तेरा नया जन्म है, पुनर्जन्म। तू पुरानी गुजरी हुई बातें बिल्कुल नहीं लिखेगी, आज से यहीं खत्म। जो पुरानी गुजर गया पास्ट, उसको फिनिश, खत्म। आज से सब कुछ खत्म और एक नई शुरुआत जिंदगी की। 2022, तो आज से एक नया अध्याय शुरू। आज से पहले जितना जिया, लोगों के लिए जिया, लोगों से डर के जिया, जिंदगी के इतने साल जुल्म सहा, अब और नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लाइनें तब मेरी दिमाग में गूंजी फौरन। या तो मुझे मिरेकल हुआ मेरे साथ कि मेरे साथ अल्लाह ने मेरे दिमाग में ही डाली, क्योंकि अल्लाह ही हमें जब सही राह पर डालना होता है या हमें कुछ चीज़ों से बचाना होता है तो वही तो हमारे जहन में अच्छी बातें डालता है। रात के 3 बज रहे थे तो मिरेकल तो होना ही था उस समय। बहुत मिरेकल होते हैं रात के 3 से 4 के बीच। तो अब वो नहीं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तू अब बाकी की ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिएगी, अपने लिए जी। मैंने इतनी बड़ी बातें कभी अपने लिए सोची भी नहीं थी। मैंने अपनी इतनी बड़ी बातें तो अपने से कभी बोली भी नहीं थी। मैं सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, लोगों से डर के जीती थी, लोगों की गुलाम थी, लोगों से इजाज़त लेके कहीं जाती थी। और मैंने पूरी ज़िंदगी के 25 साल, 22 साल बोलूँगी, जब 2022 था तो 21-22 साल मैंने ऐसे ही निकाले लाइफ के। जब ये मैं अपने लिए फैसले ले रही हूँ उस रात बैठकर कि अपने लिए जिएगी, जो दिल कहेगा वो करेगी, इतना सोचते ही दिल में मानो एक नई उम्मीद जाग गई। इतना लिखते ही इस लाइन को, इन लाइंस को मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं चाह सकती हूँ। मतलब मुझ में इतनी एनर्जी आई, इतनी फ्रिक्वेंसी थी उन विचारों में, इतनी फ्रिक्वेंसी थी कि मुझे वो सब मिला जो मैंने लिखा। इतनी ज़्यादा मैं फ्रिक्वेंसी के साथ उनको फील करके मैंने उन वर्ड्स को लिखा कि वो सब मैंने कर दिखाया। जबकि मैं एक दब्बू, डरपोक, पर्दे वाली, बहुत हुक्मों का मानने वाली, दुनिया से डरने वाली एक औरत थी, एक लड़की थी। तो मैंने ये सब लिखा, मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी थी उन शब्दों की, उन सोच की, कि मैंने उन सबको कर दिखाया और मैंने उन सबको पा लिया जो मैंने चाहा। तो मैंने लिखा, जो दिल कहेगा वो करेगी। इतना सोचते ही दिल में मानो एक नई उम्मीद जाग गई। उम्मीद का दीपक हमेशा जला रहना चाहिए, चाहे जीवन में सब कुछ चला जाए, सब कुछ चला जाए, सब कुछ खो जाए, बस उम्मीद नहीं जाना चाहिए। फिर एक सवाल पूछा खुद से, आइन, क्या तुम मुझे वो पुरानी वाली नाज़मा दे सकती है 2001 में जो थी? तो आईना देख और बता, तू क्या वही नाज़मा है जो 2001 में हुआ करती थी? तो उठी कुर्सी से, सच में सच्ची कहानी लिख रही हूँ कि उठी कुर्सी से और मिरर में देखा। ड्रेसिंग टेबल भी नहीं था, मेरी एक अलमारी थी, उसमें जो है मिरर लगा हुआ था। तो मैंने मिरर में अपने आप को देखा। तो मिरर में देखते हुए मुझे इतनी शर्म महसूस हुई। तो तू क्या से क्या हो गई? खुद से सवाल कर रही हूँ मैं कि तू क्या थी और क्या हो गई? दूसरी आवाज़ आई, क्या तू पुरानी नाज वापस ला सकती है? मैंने हिम्मत से बोला हाँ। उस टाइम जो फ्रिक्वेंसी थी, मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा थी मेरी। मैंने बोला हाँ, मैं वही पुरानी नाज वापस ला कर दूँगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, खुद से बोल रही हूँ, खुद से बातचीत कर रही हूँ, मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं वो नाज़मा वापस ला कर दूँगी। बस फिर क्या था, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई उसी रात। और आईने में देख के मैंने खुद को गले लगाया और खुद पे देखा कि यार मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ। मैं उस टाइम जब मेरी शादी हुई थी 2001 में, मेरा 45 से 50 केजी के लगभग वेट रहा करता था। 45, 46, 47 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव लाइफ जीती थी।
सुबह ही मॉर्निंग वॉक करना, सब कुछ करती थी मैं, बहुत एक्टिव रहती थी, एक्सरसाइज करती थी डेली। तो मेरी 1 42 की जो है कमर थी। मैं बहुत दुबली छरेरे बदन की, बहुत ही उछल कूद करने वाली, हंसी मजाक करने वाली, लोगों को हंसाने वाली, है ना, ऐसी थी मैं। तो अपने सपने लिखे, अपने सपने लिखे, फिर अपने गोल्स लिखे, और 2 रकात शुक्राने की अदा की। फिर मैंने कहा लाभ सो जाते हैं, सब कुछ सब ठीक हो गया। तो मैं सोने के लिए बिस्तर पे गई, लेकिन मेरे मन ने कहा जब तुझे इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है तो सोना तो तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तू ऐसा कर, वज़ू कर और जा नमाज़ पढ़। तो मैंने वज़ू किया उसी वक्त और 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की कि मुझे अल्लाह ने इतने गलत डिसीजन से बचाया और एक अच्छी राह में पहुँचाया, अपने लिए जीना सिखाया। सुबह होने का इंतज़ार किया और तैयार हुई और वॉक पे निकल गई। वहीं से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। हर दिन मैं रनिंग करती, वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे काफ़ी मेहनत करना थी। मैंने बिना टेंशन लिए बस हर दिन अपने खान पान पे ध्यान दिया और वॉक और योगा किया। हर दिन अपने लिए, अपने अंदर एक नया सुधार किया कि ये करना है मुझे, अब ये करना है, इससे मैं अंदर बदलाव ला सकती हूँ। उस टाइम मेरा वेट हो चुका था 72 kg। मैं हर दिन कुछ नया सीखती, मैं हर दिन अफर्मेशंस बोलती, मैं हर दिन हर नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती। मैं मेडिटेशन करने लगी थी। बदलाव मेरी ज़िंदगी में दिखने लगे थे। मैंने सोचा हम हालात नहीं बदल सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। उस टाइम मेरे एक बहुत अच्छा थॉट आया कि हम खुद को बदल सकते हैं। हमारे पास क्या है? खुद। हम खुद हमारे पास है, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। जी सॉरी। जो हमें पसंद नहीं उस पर से फोकस हटाकर खुद पर फोकस कर लें। जब मैं अफर्मेशंस बोलती थी, मैं एक बहुत पैदल चल के वॉक करते हुए जाती थी, और एक JBS सिटी थी अशोकनगर में जहाँ प्लॉटिंग हुई थी। प्लॉट कटे थे लेकिन वहाँ पर घर ज़्यादा बने नहीं थे, ज़्यादा क्या कुछ एक घर बने थे, 1-2। तो वहाँ मैं बस तसल्ली से बैठ जाती थी और अपना जो स्टॉल हुआ करता था उसको बिछा लिया करती थी, और उस पर बैठ के सुकून, मैं वहाँ जो वो सुकून हासिल करने जाती थी जो सुकून मेरी लाइफ में नहीं था। मैं वो पल वहाँ गुजार के आती थी। उन पलों में मैं बहुत सुकून महसूस करती थी और मैं अपने आप से बातें करती थी। मैं अफर्मेशंस बोलती थी। मैं अफर्मेशंस में वो सब बोलती थी जो सब एक मेरा ड्रीम था, जो सब मैं अपने लिए चाहती थी, वो सब मैं उस टाइम बोलती थी और ख़ुद को हौसला देती थी कि ये सब होगा। जबकि मेरा दिल उस टाइम रोता था और आंखों से आंसू टपकते रहते थे। मतलब मेरा दिल रोता रहता था, टपकते रहते थे आंसू, लेकिन मैं फिर भी बोलती थी कि नहीं, एक दिन सब कुछ सही होगा, एक दिन बहुत अच्छा होगा, मेरे हस्बैंड भी मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाएगा, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे बच्चे सब कुछ अपने अपने वेल सेटल्ड हो जाएंगे, और ये जिस प्लॉट पर मैं बैठकर मेडिटेशन कर रही हूँ ये प्लॉट भी मेरा ही है। और मैं उस खुशी को महसूस करती थी कि ये प्लॉट मेरा है, और वो प्लॉट वाकई इतना बड़ा था कि मैं उसको अपने ड्रीम प्लॉट मतलब ड्रीम मानती थी कि एक दिन मैं इस प्लॉट को ज़रूर खरीदूंगी और इसमें मेरी कोठी बनेगी। उस कोठी का नक्शा मेरे जहन में था, और यहाँ मेरा गार्डन होगा, उस गार्डन में मेरी ये चेयर डली हुई होगी, वाइट कलर का सोफ़ा डला हुआ होगा, और मैं शाम की चाय वहाँ बैठकर पी रही होंगी, और यहाँ लाइन से मेरी बच्चों की और मेरी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और लेफ़्ट साइड पे सामने ये कोठी और ये सामने मेरा जिम होगा। और उस जिम को मैं इतना हाईटेक बनाऊंगी कि सारी वुमेंस के लिए बहुत अच्छा होगा वो जिम, कि दूर दराज से भी वो मेरे जिम में आएंगी। और एक बुज़ुर्गों के लिए मैंने अलग से कुछ सोचा था कि नहीं, मेरे को बुज़ुर्गों के लिए भी कुछ करना है। मैं बुज़ुर्गों के लिए भी करूँगी। हर दिन बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुजारूँगी, उनको वक्त दूँगी, उनको सिखाऊँगी, हंसूँगी उनके साथ, उनकी लाइफ की बातें सुनूँगी, उनके साथ क्या गुजरा वो सब सुनूँगी। और कभी मैंने ये भी सोचा था कि एक ऐसा घर बनाऊँगी जहाँ की वो जो लोग होते हैं ना, बुज़ुर्गों से ऊब गए होते हैं, उनको रखना नहीं पसंद होता, उनके घर के बुज़ुर्गों को अपने घर में ला कर रखूँगी। जिनका कोई आशियाना नहीं होता उनके लिए एक आशियाना मुझे बनाना है। तो ये सब में मेरी सोच थी। तो आंखों से आंसू जो है जारी रहते हैं, लेकिन मैं ये सब अच्छा अच्छा सोचती रहती थी और शुक्रगुजारी करती थी। सबसे अच्छा ग्रेटिट्यूड करती थी उन बातों के लिए जो चीज़ें मेरे पास थी।
मैं नाशुक्री नहीं करती थी कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है। मैं उस यकीन मानिए, जब मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, 2022 की, जब मैं एक छोटे से घर में रहा करती थी जिसमें 2 रूम थे, और हॉल कहना उसके लिए अतिशयोक्ति होगी, मतलब हंसी होगी, दब्बा होगा उसे हॉल कहना, कि वो 2 BHK फ्लैट था वो। हॉल तो कुछ नहीं था। तो 1-2 रूम थे, तो एक रूम मेरे भाई रहता था उसमें, रिलेटिव, तो वो भाई उस रूम में रहता था, और दूसरे रूम में मैं और मेरे 4 बच्चे रहते थे, और कभी उस हस्बैंड भी आ जाते थे तो वो भी उसी रूम में। तो हम 6 जने एक ही रूम में सोते थे, एक ही रूम में रहते थे, और उसी में हमारा बेड डला हुआ था। उसी रूम में सिर्फ चलने की इतनी सी जगह होगी बस, उसी में नमाज, उसी में सब कुछ होता था। तो मतलब एक सोच इंसान को बताना चाहती हूँ कि एक सोच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए। आप कितने भी निगेटिव हालात में हो, आप कितने भी बद से बदतर हालात में हो, लेकिन आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हो उन हालातों में भी। तो मैंने वही किया। एक तो मैंने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया। मैं जब भी ग्रेटिट्यूड करती थी, और मैं आज भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ये मेरे अफर्मेशंस हैं, ये मेरे अफर्मेशंस हैं, और ये मेरे ग्रेटिट्यूड हैं। हर दिन मैं ग्रेटिट्यूड 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 ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और वो ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ में चेंज लेकर आया। क्योंकि जब हम नेमतों का शुक्र करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होता है हमसे। आप किसी भी गॉड को मानते हो, वो गॉड खुश होगा आपसे कि मैंने उसको जो चीज़ से नवाजा, वो बंदा उस चीज़ में खुश है, उस चीज़ का शुक्र अदा कर रहा है। तो वो जब हम शुक्र करते हैं तो वो नेमतें दुगना हो जाती हैं, और जब हम नाशुक्री करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमारे पास जो नेमत होती है वो भी हमसे छीन ली जाती है। तो मैं हर चीज़ के लिए बेहिसाब शुक्र अदा करती थी अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रही अल्लाह की। तो और ये सब चीज़ें सीखी मैंने। हेनरी फोर्ड ने कहा, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, दोनों ही हालात में आप सच हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी से, और ये बुक तो मुझे, द मिरेकल मॉर्निंग, तो मुझे अब नसीब हुई है, मतलब अब मिली है 2025 में। लेकिन मैंने अपनी लाइफ को 2022 में चेंज किया, यानी कि द मिरेकल मॉर्निंग, मिरेकल तो मेरी लाइफ में 2022 में हो चुका था, आ चुका था, लेकिन राइटर की ये बुक मुझे अब मिली। तो मुझे अपनी सोच और ये बुक, मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन, इसमें बहुत कुछ मिला है मुझे, और बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे मुझे, और बहुत ही अच्छी बुक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। ये सिखाती है हमको रोज़ ध्यान करना, मेडिटेशन करना, और ये सिखाती है हमको दुआ मांगना, अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना। ये सिखाती है हमको जिक्र करना, ये सिखाती है हमको गहरी गहरी सांसें लेना, सांसों पे कंसंट्रेट करना। ये सिखाती है ग्रेटिट्यूड। तो आपके लिए ध्यान एक ऐसा उपहार है जो आप स्वयं को प्रतिदिन दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। मोहम्मद अली बार बार इन शब्दों को दोहराते थे, मैं महान हूँ, और वे महान बने। मैं महान हूँ, वो हर दिन दोहराते थे, हर वक्त दोहराते थे, तो वो एक महान इंसान बने। तो हम जो खुद से बोलते हैं, हम जो कुछ भी मानते हैं, खुद को जो कुछ बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो हम बन जाते हैं। तो बस ये इसके द मिरेकल मॉर्निंग के कुछ वो दिए हैं इन्होंने आइडियाज़, उसको लिखा है से वर्ड्स। ये देखिए, मैंने 10 लिखी डेट, तो मैंने 10/9/2025 में ये लिखा, से वर्ड्स। एस फॉर साइलेंस, यानी आप 30 से 1 घंटे तक अपने आप को साइलेंस रखें। ए फॉर अफर्मेशंस, मैंने 10 मिनट आप अफर्मेशंस करें हर दिन। वी फॉर विजुलाइजेशन, आप 10 मिनट विजुलाइज करें अपने ड्रीम को, अपने गोल को। ई फॉर एक्सरसाइज, 15-45 मिनट आप हर दिन एक्सरसाइज करें। आर फॉर रीडिंग, 20 मिनट्स आप रीडिंग करें। स्क्राइबिंग यानी लेखन, आप 20 मिनट्स कुछ भी लिखें, ग्रेटिट्यूड लिखें, अपने गोल्स लिखें, अपने सपने लिखें, आप जो चाहें आप वो लिखें, आप एक राइटर बन जाएंगे। तो ये तो हो गई राइटर की बातें। और
मैं इन सब से एक अलग बात बताना चाहूँगी, जो कि बिल्कुल किताबी बात नहीं है। ये अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी लाइफ पूरी चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपने अगर ज़िंदगी में समय पर सोना शुरू कर दिया, अगर आपने समय पर सोना शुरू कर दिया, तो वहीं से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक अलार्म से उठें। अगर आप 10:15 या 10 बजे फिक्स सो जाते हैं, तो आपको किसी अलार्म की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उठा के बिठा दिया जाएगा ऑटोमेटिक। आप 4 बजे उठने वाले पर्सन बन जाएंगे, आप 5 बजे उठने वाले पर्सन बन जाएंगे। तो हमेशा सबसे पहली जो हैबिट है अपनी, वो सोने की आदत, टाइम वक्त पर सोने की आदत से स्टार्ट कीजिए। बाकी सारी आदतें आपकी ऑटोमेटिक हो बन जाएंगी। अगर आपने वक्त पर सोना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये सारी आदतें अपने आप जीवन में आपके आ जाएंगी। थैंक यू सो मच मेरी बुक का रिव्यू सुनने के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे नाज़मा खान ब्लॉग्स में आने के लिए, मेरी वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।